तो इसमें कौन कौन से बच्चे आएंगे? सामान्य बच्चों को छोड़ करके जो प्रतिभाशाली होंगे, सृजनात्मक बच्चे होंगे वो भी आएंगे, और जो सामान्य बच्चे से कम आईक्यू वाले होंगे या आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होंगे तो वे सारे बच्चे आएंगे कहाँ पर? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। तो जिनको विशेष या कुछ खास करने की जरूरत है सिखाने के लिए, उसको कहेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। प्रतिभाशाली बच्चों को सामान्य क्लास में पढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाएगा। क्लासरूम में जो कंटेंट लाया जाएगा, जो भी लेसन प्लान करके लाया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग भी होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे अगर उनके लेवल का अगर टास्क नहीं रहेगा तो उनको वो आसान लगने लगता है, और ज़्यादा आसान टास्क बार बार देने से बच्चे ऊब जाते हैं। तो उनके लिए चैलेंजेज वाले कार्य लाते हैं। और कोई अगर विशिष्ट वाले, कम आईक्यू वाले, मंद बुद्धि वाले हैं, उनके लिए अगर सिर्फ उच्च हाई क्वालिटी का लेवल लेकर के आएंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरह से सबको मिला करके समावेशी शिक्षा में एक साथ लाना है। तो कह रहा है समावेशन विविध आवश्यकताओं की पूर्ति है। तो अलग अलग आवश्यकता वाले बच्चे आएंगे क्लासरूम में, उनकी पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? समावेशन कहलाता है, इंक्लूजन कहलाता है। अब इस विशिष्ट बच्चे में देख लीजिए, यहाँ जैसे एक ये सामान्य बच्चे हैं और दूसरा व्हील चेयर पर बैठा हुआ है, तो ये कौन हो गया? विशिष्ट हो गया। तो विशिष्ट सिर्फ आईक्यू के आधार पर होगा क्या? नहीं, वो किसी भी आधार पर हो सकता है। सीखने में क्षमता हो या कोई और डिसेबिलिटी हो बच्चे में, चाहे उनको देखने में दिक्कत हो, सुनने में दिक्कत हो, चलने में दिक्कत हो, लिखने में दिक्कत हो, तो इन सारे चीज़ों में, या ब्रेन से कोई फंक्शन डिसफंक्शन हो गया हो, सेरेब्रल पाल्सी, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये सारे बच्चे किस में आएंगे? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में, CWSN कैटेगरी में आएंगे। तो एक एक करके इनमें जितने कैटेगरी के बच्चे होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। खास करके आपका प्रतिभाशाली बच्चे और सृजनात्मक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन है? जिनको, जो कि सामान्य नहीं है, जिनका IQ 90 से 110 के बीच में नहीं है, या तो ज़्यादा होगा या 90 से कम होगा, 110 से ज़्यादा होगा या कम होगा, तो ऐसे बच्चों को विशिष्ट बच्चा कहा गया है। तो कुछ बच्चे सामान्य होते हैं और कुछ विशिष्ट होते हैं। अक्सर सामान्य बच्चे उन्हें कहा जाता है जिनका IQ 90 से 110 के बीच होता है। विशिष्ट बच्चे वो होते हैं जो इन बच्चों से अलग होते हैं, अर्थात योग्यता, क्षमता, व्यक्तित्व, व्यवहार में जो सामान्य से उच्च, क्या कहेंगे, अलग होते हैं। ये जो अलग व्यवहार विशिष्ट बच्चों में पाया जाता है, ये उनकी योग्यता के उच्च या निम्न होने के कारण होता है। तो सामान्य बच्चे से इनकी योग्यता उच्च भी हो सकती है और निम्न भी हो सकती है। तो ऐसे बच्चे को कहा जाता है विशिष्ट बच्चे। विशिष्ट बच्चे वे होते हैं, वही सब लिखा हुआ है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, कोई तो ज़्यादा उच्च होगा, कोई निम्न होगा। तो इस तरह के बच्चे को विशिष्ट बच्चे की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पर दो बातें निकल करके आती है, एक होता है इम्पेयरमेंट और दूसरा डिसेबिलिटी। कभी कभी इन शब्दों में हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये इम्पेयरमेंट क्या होता है और डिसेबिलिटी क्या होता है। इम्पेयरमेंट को कहते हैं बाधिर, ठीक है, और डिसेबिलिटी को कहते हैं निर्योग्यता। निर्योग्यता कहेंगे या अशक्तता कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्योग्यता या अशक्तता। तो ये जो इम्पेयरमेंट होता है ये आपका बच्चे में कैसा होगा? ये जन्मजात होता है। क्या होता है? जन्मजात होता है। जैसे बताइए कौन सा ऐसा होगा जो जन्मजात होगा? जैसे कोई पैदा हुआ है गूंगा, तो वो जन्म से अगर गूंगा पैदा हुआ तो क्या कहलाएगा? इम्पेयरमेंट कहलाएगा। और एक मूवी आई थी कोई, शाहरुख खान की थी, मुंह में कोयला डाल दिया जाता है तो गूंगा हो जाता है, तो उसको जो है इम्पेयरमेंट वाले में नहीं रखेंगे, वो डिसेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पैदा होने के बाद अगर कुछ घटना घट जाए जिसके वजह से उसके सीखने में या कोई फंक्शन काम करना बंद कर दे तो कहेंगे डिसेबिलिटी या अशक्तता। तो यहाँ पर कुछ फंक्शन में ही कहेंगे। तो ये होता है आपका जैविक, एक तो जन्मजात होता है, दूसरा कहेंगे जैविक रूप से होता है या बायोलॉजिकल होता है। कैसा होगा? जैविक होता है, यानी बायोलॉजिकल होता है, जन्म से होगा। एग्जाम्पल के लिए लिखेंगे क्या? जन्म से अंधा, गूंगा या बहरा हो सकता है, ETC।
या कोई जो है बच्चे से ही उनको एक पैर काम नहीं कर रहा है, कोई हाथ काम नहीं कर रहा है, या बॉडी का अलग अलग पार्ट काम नहीं कर रहा है, तो बेसिकली कहेंगे इम्पेयर्ड होता है, जो बच्चे में जन्मजात होता है। ऐसे क्षमताओं को इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, इसका इलाज भी लगभग मुमकिन नहीं होता है। जो बच्चे से या जन्म से नहीं देख पाते हैं उनका कॉर्निया भी, आँख भी चेंज नहीं होता है, ऐसे बच्चे को कहेंगे उसके लिए अलग से स्पेशल सुविधा प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। और निर्योग्यता क्या होता है, कुछ पक्षों में वो सीखने में दिक्कत होती है, तो जन्मजात नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर आया किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उनका ब्रेन का कोई फंक्शन काम नहीं करने लगा, जिसके वजह से उसको अलग अलग तरह की परेशानियां होने लगी, तो ऐसे को क्या कहेंगे, डिसेबिलिटी कहेंगे, निर्योग्यता कहेंगे। तो ये जन्मजात नहीं होगा, कहेंगे किसी एक फंक्शन में दिक्कत आ जाना, या फिर कहेंगे इसको या कहेंगे एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना। स्पेलिंग भी गलत होने लगा। दुर्घटना के वजह से शरीर में या शरीर का कोई पार्ट जख्म होना नहीं कहेंगे, कोई पार्ट काम करना कम कर दे या बंद कर दे, शरीर का कोई एक हिस्सा करना बंद कर दे। अब जैसे एक्सीडेंट में पैर टूट गया, तो क्या वो जन्म से लंगड़ा था? जैसे पैर टूट जाना, आंख में कोई केमिकल चला गया जिसके वजह से अंधा हो गया, पहले तो वो देख पा रहा था, अब वो अंधा हो गया है, तो इन सब को कहेंगे क्या, डिसेबिलिटी कहेंगे। और जो जन्म से होगा उसको बाधिर कहेंगे, इम्पेयरमेंट कहेंगे। तो ये दो बातें याद रखनी है, जब भी इम्पेयरमेंट की बात आएगी कहेंगे बायोलॉजिकल होता है, और ये आपका पर्यावरणीय कारक द्वारा प्रभावित होता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं? अब ठीक है, तो कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अब इसमें कौन कौन से बच्चे आएंगे? जो शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी शरीर में कोई ना कोई दोष होगा, चाहे हाथ में होगा, बॉडी में होगा, पैर में होगा, कहीं भी होगा, तो शारीरिक रूप से एक अक्षम होगा। दूसरा प्रतिभाशाली बच्चे, अभी हमने बताया था प्रतिभाशाली बच्चे कहेंगे, सृजनात्मक बच्चे कहेंगे, या मंद बुद्धि कहेंगे। तो सारे लोग जो सामान्य नहीं है वो विशिष्ट बच्चे कहलाते हैं। मंद बुद्धि बालक इसी कैटेगरी में आते हैं। सृजनात्मक बालक आएंगे। बाल अपराधी, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही अपराध वाली प्रवृत्ति रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, तो ये भी स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। क्लासरूम में शांति से नहीं बैठता है, खुद नहीं बैठता, दूसरों को भी बैठने नहीं देता है। और समायोजित बच्चे, जो बच्चे समाज में घुल मिल नहीं सकते, उसको कहते हैं असामाजिक बच्चे। तो असामाजिक कहेंगे असमायोजित और संवेगिक रूप से अस्थिर, जो इमोशनली रूप से स्टेबल नहीं है, भटकती आत्मा कहेंगे इनको। ऐसे बच्चे भी आते हैं स्पेशल नीड वाले कैटेगरी में, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ स्पेशल नीड या स्पेशल नीड चिल्ड्रन कुछ प्रकार है। जैसे सबसे पहला शैक्षिक रूप से भिन्न। अब इसमें शैक्षिक रूप से, एक तो सामान्य बच्चे की जो शिक्षा चल रही है वो अलग होगा, तो इसमें शैक्षिक रूप से भिन्न वाले बच्चे में कौन सा होगा? जो कहेंगे शैक्षिक रूप से समृद्ध है। अब सीखने में जो ज्यादा तेज है वो हो जाएगा शैक्षिक रूप से समृद्ध। शैक्षिक रूप से पिछड़ा एक आ जाएगा, जो सीखने में पीछे रह जाता है, आम बच्चे की तरह नहीं सीख पाता है, जितना उनकी रफ्तार होती है उनकी इतनी नहीं होती है, तो ये कहेंगे शैक्षिक रूप से पिछड़ा। इनका रिजल्ट भी अच्छा नहीं होता है, क्लासरूम में परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं होता है, और क्वेश्चन का आंसर करने में भी सक्षम नहीं हो पाते हैं। सीखने की निर्योग्यता, ये पूरा एक टॉपिक इसको पढ़ेंगे अलग से, जिसको कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। इसी में डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्फेजिया, अफेजिया, ADHD और ऑटिज्म, इन सबको पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका, ये भी स्पेशल कैटेगरी में आएगा। तो ये किससे रिलेटेड है? शैक्षिक रूप से भिन्न, सीखने में भिन्न है। फिर कहेंगे संप्रेषण बाधिर, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बातचीत करने में दिक्कत आती है, शब्द बोलने में दिक्कत आता है, तुतलाना, ये सब हकलाना इनमें आएगा। तो संप्रेषण संबंधित या प्रभावी ढंग से समाज में संप्रेषण या बातचीत नहीं कर पाता है। दूसरा आता है शारीरिक रूप से भिन्न,
तो शारीरिक रूप से भिन्न वाले बच्चे होंगे, एक होगा संवेदिक रूप से भिन्न, जो इमोशनली कहेंगे ये भी शरीर से रिलेटेड है तो शारीरिक रूप से हो गया। फिर कहेंगे गति रूप से बाधित, यानी चलने फिरने में दिक्कत आ रही है, लिखने में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर हाथ काम नहीं कर रहा है, फाइन मोटर डेवलप स्किल नहीं हुआ है, तो सूक्ष्म गतिक कौशल का विकास भी ठीक ढंग से नहीं हुआ है, अच्छा राइटिंग नहीं होगा, तो ऐसे बच्चे कहेंगे गतिक रूप से बाधित, तो जो चलने फिरने में दिक्कत आएगी। फिर होता है एक मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक से ज्यादा शरीर का अंग कहेंगे प्रभावित होगा यहाँ पर, तो कहीं पर दिक्कत हो रहा है, सुनने में भी दिक्कत आ रहा है, बोलने में भी दिक्कत है, देखने में भी दिक्कत है, और इस तरह से अलग अलग फंक्शन काम नहीं करता है एक साथ, तो कहेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो ये सब प्रकार है, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं मानसिक रूप से, तीसरा है मानसिक रूप से भिन्न। अब मानसिक रूप से कैसे भिन्न होगा, किसी का IQ ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, कोई जल्दी सीख पाएगा, कोई देरी से सीखेगा। तो यही यहाँ है प्रतिभाशाली बच्चे सबसे पहले, ये क्या होगा, इनका IQ कितना होता है, लगभग कहेंगे 140 से ऊपर। फिर सृजनात्मक बच्चे आ जाते हैं, जो कुछ नया करने की सोच रखते हैं, जिसके सोच में लचीलापन हो, मौलिकता हो, ओरिजिनलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो ये सारी चीज़ सृजनात्मक बालक की पहचान होती है। फिर आ जाता है मंद बुद्धि वाले बच्चे, जिनका IQ 90 से कम हो, 60 से 70 हो सकता है, 50 से 80 हो सकता है, इस तरह से। तो मंद बुद्धि वाले बच्चे जो कि सीखने में क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। फिर सामाजिक रूप से कुछ बच्चे आते हैं भिन्न, इसमें वंचित बच्चे आ जाते हैं। अब सामाजिक रूप से वंचित बच्चे कौन होते हैं, जिनके पास कहेंगे आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे बच्चे समाज में पिछड़ जाते हैं, आम बच्चों की तरह नहीं होते हैं, खाना पीना में भी दिक्कत होता है, कपड़े लत्ते वगैरह में, तो ये चीज़ें उसमें फंसा हुआ रह जाता है यहाँ पर, तो ये समाज में पिछड़ जाते हैं। तो सीखना भी उससे प्रभावित होता है अगर इसका सामाजिक स्तर नीचे है तो। फिर कहेंगे असमायोजित बच्चे, तो समाज में जो समायोजन नहीं कर पा रहे अपने आप को, तो असमायोजित हो गया। बाल अपराधी बच्चे, जो अपराध करते हैं, मर्डर कर देते हैं छोटी उम्र में, लड़ाई झगड़े में व्यस्त रहते हैं। संवेदिक रूप से परेशान बच्चे, ऐसे बच्चे परेशान रहते हैं, ये भी सामाजिक रूप से आएगा। समस्यात्मक बालक, जो हमेशा समस्या खड़ा करता हो समाज में, तो समस्यात्मक बच्चा ये हो गया सामाजिक रूप से भिन्न। नेक्स्ट देखिए दिव्यांगता के प्रकार। अब अलग अलग तरह के दिव्यांग बच्चे होते हैं, डिसेबिलिटीज होते हैं। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, इससे पहले जो था 7 डिसेबिलिटीज था, यानी 7 दिव्यांगता था। इसके बाद जब 2016 में इसको संशोधन किया गया 1995-96 वाले को, तब इसमें 14 और डिसेबिलिटीज को ऐड किया गया, और टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 21 डिसेबिलिटी हो गया। अब क्या ये 21 आपको याद रखना है? नहीं, इसको याद नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है 21 होता है, कुछ कुछ इसमें है जिनको पढ़ना है, सारे को याद नहीं रखना है। अब जैसे डिसेबिलिटी किसको कहेंगे, किसको इसका लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा, तो इन सब चीज़ों में अगर 40% तक उसमें दोष पाया जाता है, यानी कोई भी अंग हो अगर देखने में 40% तक प्रभावित है, तो कहेंगे उसको इस चीज़ का लाभ मिलेगा सरकार की तरफ से। तो पहले मेडिकल जांच किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड दिया जाता है कि हाँ इसका जो है डिसेबिलिटी इतना प्रतिशत है, इनको ये लाभ मिलना चाहिए। सबसे पहले हो गया अंधापन, तो ये भी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है, जिसको देखने में दिक्कत है, ये भी स्पेशल चाइल्ड के कैटेगरी में आता है, इनको देखने में दिक्कत होती है, ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। फिर आ जाता है कमजोर दृष्टि वाले। अब ये कमजोर दृष्टि वाले जो होते हैं, क्या ये अंधापन और कमजोर दृष्टि वाले एक ही बच्चे होते हैं? नहीं, अंधापन हो गया जिनको साफ दिखाई नहीं दे रहा, और कमजोर दृष्टि वाले हो गए जिनको आंशिक रूप से दिखाई देता है। ये सामान्य बच्चे के साथ पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि इनको कुछ ज़्यादा सहयोग की जरूरत होती है। इस तरह से मटेरियल लाया जाए जो कि क्लासरूम में उनको दिखाई दे, अगर देखने में दिक्कत आ रही तो सुनने वाला ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, इस तरह से। फिर कुष्ठ रोग वाला आता है, लेप्रोसी वाला, श्रवण दोष जिनको सुनने में दोष आती है, बौनापन वाला भी आएगा आपका दिव्यांगजन में, गति विषयक जिसको मोटर एक्टिविटी करने में दिक्कत आ रही है, बौद्धिक रूप से दिव्यांगता जिसमें है, मानसिक रोग, कोई अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो ये भी आएगा दिव्यांगता में। स्वपरायणता वर्णक्रम विकार, अब इसमें क्या होता है, देखने में कलर जो है अलग अलग देख नहीं पाता, विशेषकर इसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है, तो इसमें वर्ण क्रम में अंतर नहीं कर पाएगा, लाल हरा ब्लू वगैरह दिखाई नहीं देता, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है जानवर की तरह। मांसपेशियां दुर्विकास, तो मांसपेशियों में भी कुछ दोष कहेंगे, प्रमस्तिष्क घात, अब जो होता है ये मेंटल रोग कहते हैं, या दिमाग के नस में कुछ ऐसा हो जाने की वजह से, चोट लगने से या और कोई वजह से ये घात बच्चे में होता है। गंभीर स्नायु दोष, तो यहाँ पर कहेंगे क्या, स्पाइनल कॉर्ड में दोष पाया जाता है बच्चे के रीढ़ में। विशेष अधिगम अशक्तताएं,
तो कुछ खास जो है आवश्यकता वाले बच्चे इसमें ऐड किया गया जिसको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। थैलीसीमिया ये रक्त से रिलेटेड रोग है, यानी खून का थक्का जमने वगैरह से कुछ है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एक ये आ जाता है वाणी और भाषा का दुर्बलता। सिक्कल सेल रोग, हीमोफीलिया, बहुत दिव्यांगता, पार्किंसन डिजीज, तेजाब से घायल व्यक्ति। तो ये सब 21 डिसेबिलिटी होता है जो कि सरकार के द्वारा कहा गया कि इन सबको सरकार का लाभ मिलेगा। इनके लिए अगर इस तरह से डिसेबिलिटी है तो इनके लिए अलग से। थैलेसीमिया भी कहेंगे कि ब्लड रिलेटेड रोग होता है, ठीक है। सिक्कल सेल एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, जैसे खून का थक्का नहीं जम रहा था, ये सब बीमारी इस तरह से होता है। इसलिए देना चाहता है इनको छूट कि ये बच्चे जो है सामान्य बच्चे के साथ शिक्षा ले पाए, उसके बराबरी कर पाए, समाज में पिछड़ ना जाए। अगर उनको प्रावधान नहीं दिया जाएगा तो ये आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे, सामान्य बच्चे से हमेशा पीछे रह जाएंगे, समाज में अपने आप को सबसे पीछे समझेगा। तो इन सब चलते इनको बराबरी में लाने के लिए ये चीजें दी जाती। जी बोलिए। हाँ अच्छा, हीमोफीलिया में तो वही बोले, लेकिन अब मस्तिष्क से होता है लेकिन वो ब्लड रिलेटेड ही होता है, ठीक है। उतना बायोलॉजी का हमको ज्ञान नहीं है तो देख लीजिएगा। हाँ सही बोल रहे हैं, तो ये सब रोग है, ठीक। हाँ सिक्कल सेल एनीमिया में थक्का नहीं जमता लेकिन वो भी ब्लड रिलेटेड ही होता है, एक बार देख लीजिएगा। या हो सकता है मेरा गलत हो, दिमाग से रिलेटेड हो। देखिए नहीं हो सकता है, जरूरी नहीं कि हम सब बात जितना बोले सब सही है, मानते हैं। जिस पे मेरा पकड़ नहीं उस पे हम मानते हैं कि वो ठीक नहीं है। आंशिक रूप से शारीरिक, आप कह रहा है आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे, यहाँ पर पूर्ण रूप से नहीं कहा गया, आंशिक रूप से, जिनको यहाँ पर शिक्षा दिया जा सकता है आम बच्चों के साथ, इनके लिए कुछ प्रावधान करके क्लासरूम में ऐड किया जाता है या इंक्लूजन किया जाता है, समावेशित किया जाता है। तो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों को अपंग और समर्थी आदि भी कहा जाता है। तो ये इनका डेफिनेशन हो सकता है। जब शरीर के किसी अंग में आंशिक रूप से यानी पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे, कोई समस्या होती है तो उन्हें आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चा कहा जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे उन्हें कहते हैं जिनकी शारीरिक या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण समाज व सामान्य बच्चों से पीछे रह जाते हैं। ऐसे बच्चे को विशिष्ट बच्चों की कैटेगरी में रखते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है इसमें दृष्टि बाधित। 4 मेन प्रकार होता है, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आपके टॉपिक या चैप्टर में पूछा जाता है। यहाँ से एक होता है दृष्टि बाधित बच्चे, इनसे पूछता है, श्रवण बाधित से पूछ लेता है, वाक बाधित से, और अस्थि बाधित, तो ये हड्डी से रिलेटेड है, इनका तो नहीं पूछता, लेकिन ये 4 कैटेगरी है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, दृष्टि बाधित। विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे, तो कहेंगे अच्छा 3 नंबर में वाक दोष अभी पढ़ेंगे आगे, बोलने से दिक्कत, बोलने में जो दिक्कत आती है। तो सबसे पहला देखेंगे इसमें कौन सा, विजुअल इम्पेयरमेंट यानी दृष्टि बाधित बच्चे। दृष्टि बाधित बच्चे जैसे कहेंगे तो समझ लेना जिनको देखने में दिक्कत आ रही है, और देखने में दिक्कत आएगी तो एज ए टीचर आप कैसा मटेरियल लेकर क्लासरूम में आएंगे, जहाँ पर बड़ा लिखा हुआ हो, टच फील करने वाला हो, सुनने पर ज्यादा जोर दिया जाएगा क्योंकि उनको देखने में दिक्कत आ रही है। ऐसे बच्चों को क्लास में आगे बैठाएंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा इनको देखने में दिक्कत आ रही है, तो इन सबको जानेंगे। तो देखिए जो बच्चे ठीक प्रकार से नहीं देख पाते उन्हें दृष्टि बाधित बच्चे कहते हैं। साफ नहीं लिखा हुआ ठीक तरह से, यानी कुछ तो दिखाई देता है उनको। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चे वे होते हैं जो मोटे छापे की पठन सामग्री या पुस्तकों को पढ़ पाते हैं, परंतु छोटा जो पतला लेखन होता है उन्हें नहीं पढ़ पाता, उनको पढ़ने में दिक्कत आती है। इसीलिए जब छोटा छोटा पेपर में लिखा हुआ रहता है तो बार बार वो आंख मलेगा, फिर ऐसे करके नजदीक लाएगा, कभी दूर करेगा, इस तरह से ये पढ़ते हैं। अब दृष्टि बाधिता के प्रकार, इसमें भी प्रकार है। विटामिन ए की कमी के कारण जो होगा तो ये भी हो सकता है। यानी कारण क्या क्या होता है दृष्टि बाधिता के, एक तो क्या, अगर विटामिन ए की कमी है तो इसके वजह से रतौंधी वगैरह लगने लगता है। रतौंधी कैसी बीमारी होती है, आंख से संबंधित होती है। अब इनको क्या होता है, रात में वो जब निकलता है तो कितना भी चांद निकला हुआ हो, तारा दिखाई दे रहा, उनको ब्लैक ही दिखाई देता, कुछ नहीं दिखने लगता, आगे का रास्ता भी नहीं दिखने। जिस तरह से अंधेरी रात में या अंधेरे रूम में लाइट चले जाने के बाद किस तरह अंधेरा लगता है, उसी तरह रात होने के बाद इनको लगता है, इनको जिनको रतौंधी वाली होती है। तो विटामिन ए की कमी का कारण हो सकता है। और कारण क्या हो सकता है, गर्भावस्था के दौरान कुछ असामान्यताओं से उत्पन्न सहज मोतियाबिंद या वंशानुक्रम। अब जो है अगर कोई गर्भावस्था में उसकी माँ वो कुछ ऐसे मतलब कह रहे हैं कि शराब वगैरह नशे का यूज कर रही है, तो इन सब वजह से, या प्रॉपर डाइट नहीं ले रही है, खाना का इंतजाम नहीं है, तो इन सब वजह से भी ये बीमारी हो सकती है बच्चों में। नेत्र या मस्तिष्क पर चोट लग जाना, आंख में चोट लग जाना, कोई चीज चला जाना, कील चुभ जाना, या कोई केमिकल चला जाना, इनकी वजह से भी क्या हो सकती है, कुछ ना कुछ अक्षमता आ सकती है, देखने में दिक्कत आ सकती है। समय से पहले प्रसव
अगर प्रसव भी पहले हो गया, बच्चे का जन्म भी समय से पहले हो गया, इस तरह के दोष का कारण बन सकता है। ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है। अब कहते हैं दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान, तो पहचान कैसे करेंगे कि देखने में दिक्कत आ रही है, कैसे समझेंगे इनको दृष्टिबाधित या देखने में दिक्कत आ रही है। तो वो बच्चे बार बार क्लास में क्या करेंगे, आंख ऐसे से मलेंगे, फिर देखेंगे, तो फिर वो कभी उनका आंख लाल होगा, आंख से पानी जाता रहेगा। अब जब आंख से पानी जाए तो हमेशा ऐसा नहीं कहेंगे कि दृष्टिबाधित है, हो सकता हो दिल टूटा हो फिर भी क्लास आ रहा हो, तो ये सब रीजन हो सकता है। लेकिन आमतौर पर सिर्फ पानी जाने का नहीं देखेंगे, लाल देखेंगे है नहीं है, बार बार पलक झपका रहा है या नहीं झपका रहा है, इन सब चीजों से आप पहचान कर सकते हैं। और वैसे बच्चों की पहचान करके आप क्या करेंगे, क्लासरूम में आगे बैठाएंगे, बड़ा बड़ा छाप करके यहाँ पर लाएंगे, इतने मोटे मोटे लिख कर लाएंगे कि बच्चे आसानी से देख पाए। अब छोटे वाले पीछे से दिखाई नहीं देते हैं कुछ लोगों को। अब ऐसा बोलने के बाद कुछ बच्चे जो आंख मलने लगे पीछे में बैठ करके कि सर हमको आगे बैठा ले शायद, तो बच्चा क्या करेगा, अक्सर आंखें मलता है, आंखों से पानी आना, सिर दर्द होना, सिर में दर्द रहेगा हमेशा, बार बार पलकों को झपकना, तो ये सब बच्चे का क्या होगा, पहचान होगा। आप पहचान क्लासरूम में कर सकते हैं बिना जांच के, बिना टेस्ट के। बाकी टेस्ट के जरिए, डॉक्टर के जरिए वो सब आप जांच करवा सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा, अब इनको किस तरह की शिक्षा देनी है, वही सब शिक्षा जो कह रहे थे। दृष्टिबाधित बच्चों को सामान्य विद्यालय व कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा का अवसर प्रदान करना, और यही क्या कहलाता है, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में शारीरिक, बौद्धिक, संवेगिक, सामाजिक, भाषाई किसी भेदभाव के बिना सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर शामिल करके दृष्टिबाधित बच्चों को भी पढ़ाएंगे। संप्रेषण के साधन जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर आदि की सहायता से किया जा सकता है, तो इन सब चीज का यूज करेंगे। अब टीवी का, कंप्यूटर का क्यों लिखा है, क्योंकि कंप्यूटर में ऐसे चीज होते हैं कुछ बड़े बड़े छाप करके दिखाते हैं, ये भी कंप्यूटर का ही पार्ट है। यहाँ पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, अब यहाँ पर छोटा छोटा लिख करके आएंगे तो उनको देखने में दिक्कत होगी। तो इन सब का ऑडियो का इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर ऑडियो होनी चाहिए, प्रॉपर आवाज जानी चाहिए पीछे तक बच्चों के कान में, ताकि जिनको देखने में दिक्कत है तो वो सुन करके पढ़ सके। एक्टिविटी करा करके उनको सिखाएंगे। सुनने के साधनों का ज्यादा प्रयोग करना है, तो ऑडिबल ज़्यादा यूज करना है, बड़े प्रिंट वाली पुस्तक लाना है या छाप करके जो भी नोट्स वगैरह देना है, क्लासरूम में आगे बैठाना है। ठीक है, तो ये कौन बैठाएगा, आप लोग बैठाएंगे जब स्कूल जाएंगे। क्या हुआ, और आवाज बढ़ाएं, आगे बैठाना पड़ेगा। तो ये था दृष्टिबाधित। अब दूसरा है आपका श्रवण बाधित। तो जैसे ये सब क्वेश्चन आएगा तो ये अपने सेंस से भी बना सकते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो भी बना सकते हैं। जिनको सुनने में दिक्कत है तो कैसा मटेरियल लाएंगे क्लासरूम में, देखने से रिलेटेड हो। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा देखने का यूज करेंगे। ऐसा साउंड सिस्टम लगाएंगे जहाँ पर उनको सुनने में दिक्कत ना हो, या कहेंगे कि उनके लिए कुछ कान में लगाने वाला मशीन लगा दिया जाएगा कि आप उनका यूज कीजिए। तो ये सब चीजें सुविधा लाएंगे। तो कहेंगे वे बच्चे जो सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से खो देते हैं, एक तो होगा पूर्ण रूप से खो देना, एक होगा आंशिक रूप से खो देना। तो कुछ कम सुनते हैं तो श्रवण बाधित बच्चे कहलाते हैं। कुछ बच्चे जन्म से ही श्रवण बाधित होते हैं और कुछ जन्म के बाद रोग या चोट के कारण होते हैं। तो अलग अलग तरह से बाधित हो सकते हैं, जन्म से पहले से, जन्म के बाद भी। फिर कह रहा है कई बार कुछ बच्चों को श्रवण के साथ साथ कैसा दोष होगा, जो ठीक से सुन नहीं पाएगा तो क्या वो ठीक से बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि सुनने वाला बच्चा जिनको सुनने में दिक्कत है, बोलने में भी दिक्कत आती है। वाणी मतलब बोली। श्रवण बाधित बच्चे के लक्षण, अब क्या लक्षण होगा, एक जैसी ध्वनि के शब्दों से भ्रम हो जाते हैं। तो एक जैसा ध्वनि वाला शब्द अगर बोला जाएगा वो अंतर नहीं कर पाएगा, उनको लगेगा एक ही चीज बोला जा रहा है बार बार। तो कहेंगे एक जैसे उच्चारण वाले शब्द में क्या होगा, भ्रम होगा, बच्चे को लगेगा कि सेम ही बोला जा रहा है। बिना जानकारी के बड़बड़ाना, अगर नहीं भी जान रहा फिर भी अपने मन में बोल रहा है, उनको सुनाई कम दे रहा है तो बोले जा रहा है। सिर को एक ओर झुका कर सुनना, कुछ ऐसे करके सुनेगा, कुछ ऐसे करके सुनेगा। तो ये सब क्या होता है, लक्षण होता है। शाब्दिक निर्देशन को समझने में कठिनाई, तो जो बोल करके समझाया जाएगा तो ये सुनने में दिक्कत आएगा। बच्चा खुद से पढ़ेगा, खुद से देखेगा तो वो समझ पाएगा, बाकी बोल करके एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा तो ऐसे बच्चे को समझ में कम आता है। ठीक है, अध्यापक को प्रश्न दोहराने के लिए कहना, फिर से वो बच्चा बोलेगा क्या बोले सर, फिर एक बार समझाइए। ऐसे बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत आती है वो बार बार सर को दोहराने के लिए कहेगा। तो ये होता है श्रवण बाधित के लक्षण। नेक्स्ट आ जाते हैं श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा। अब इनके शिक्षा के लिए टीचर क्या करेंगे, तो वही कह रहा है विशेष संप्रेषण तकनीक,
जो भी टेक्निक होगा, जो भी उपकरण होगा उनका यूज किया जाएगा, साउंड सिस्टम अच्छा किया जाएगा, क्लासरूम का माहौल ऐसा हो जहाँ सुनने में दिक्कत ना हो, क्लासरूम में आवाज इको ना हो, इस तरह से, जिसमें संकेत भाषा का प्रयोग, ओष्ठ पतन विधि, एक होता है संकेत भाषा का, तो यहाँ पर आप इशारे से कहेंगे, अगर सुनने में दिक्कत आ रही है तो इशारे से समझाने की कोशिश करेंगे। फिर ओष्ठ पतन विधि जो होता है ये तालु के जरिए होता है, वो वर्ड पढ़ पाता है, क्या बोल रहा है उससे अनुमान लगा करके वो सीखता है। फिर है स्पर्श विधि, टच करके वो अगर करेगा, देखने में तो दिक्कत नहीं है, सुनने में दिक्कत है। फिर है गतिविधियों द्वारा, ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों द्वारा, तो गतिविधियों द्वारा भी सिखाया जा सकता है, कुछ यंत्र है उसका उपयोग कर सकते हैं, इनकी शिक्षा की व्यवस्था की जा सकती है। चिन्ह भाषा साइन लर्निंग, साइन के जरिए, इशारे के जरिए पढ़ाएंगे के प्रशिक्षण द्वारा इन बच्चों की शिक्षा दी जा सकती है। इन बच्चों के लिए सहायक सामग्री जैसे चित्र लाना है, क्लासरूम में मॉडल बना करके लाना है, क्योंकि देखने में दिक्कत नहीं है इनको, संकेत करना है, संकेत वाला शब्द यानी इशारे से समझाना है, आकृतियां लाना है, आदि का प्रयोग किया जा सकता है, इन सब के प्रयोग आप क्लासरूम में कर सकते हैं। दृश्य सामग्री का ज्यादा प्रयोग करना है, देखने वाली सामग्री ज्यादा होगी, एक्टिविटी बेस्ड आप पढ़ाएंगे बच्चों को। अब आ जाते हैं किस पर, तीसरा था वाक वाला, जो बोलने से संबंधित होता है। इसमें होता है बच्चे जिनको संप्रेषण में समस्या होती है, संप्रेषण मतलब बातचीत करना या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और फिर उनका प्रतिक्रिया हासिल करना संप्रेषण कहलाता है। और उनका स्वर या वाणी अन्य बच्चों से भिन्न प्रकार की होती है। घर में इस तरह से बच्चे दिखाई देते होंगे जो कि सही तरह से नहीं बोलते, तुतलाते हैं, हकलाते हैं या प्रॉपर सेंटेंस नहीं बोल पाते, वह स्वयं भी सजग होते हैं कि अपनी बात कहने में असमर्थ है, तो खुद से अपना बात भी नहीं कह पाता है, उसकी वाणी मधुर नहीं होती है। ये दोष स्कूल के बच्चों में अधिक देखने के लिए मिलता है। बोलेंगे, बोलो सड़क, तो बोलता है सड़क, है ना, इस तरह से होता है। तो बहुत सारे बच्चे कुछ शब्दों में अलग अलग तरह से उच्चारण करते हैं, तुतलाते हैं, और जब इस तरह से बच्चे क्लासरूम में मिल जाते हैं तो दूसरे बच्चे खूब मजा लेते हैं, उनको ऐसे ऐसे वर्ड और बुलवाते हैं, तो क्या होने लगता है, वो बच्चे को फिर धीरे धीरे शर्म आने लगता है और वो बच्चे अपने आप में खोया रहता है कि हम भी आम बच्चों की तरह क्यों नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए एक तो घर में वैसे शब्दों का, जो शब्द वो बोल नहीं पा रहा है, दिक्कत आ रही है, उसका प्रैक्टिस करवाएंगे, और क्लासरूम में टीचर को उनसे वो वाला शब्द नहीं बुलवाना है जो दिक्कत आ रही है। हाँ, भले प्रैक्टिस करवाएंगे तो बुलवाएंगे, लेकिन सारे बच्चे के सामने हमेशा नहीं पूछना है, क्यों करके हो सकता है उसमें संदेह आ जाए या फिर वो कहने लगे कि सर मेरा मजाक उड़ाते हैं, इस तरह से हीन भावना बच्चे में आ जाए। इसमें जैसे यही सब लिखा हुआ है, सड़क है, सड़क है, एक बच्चा छोटा सा है, अभी लगता है कि भाषा विकास अच्छे से नहीं हुआ है, तो वो हमेशा जो है इस रॉ को जो है वो बोलता है, क्या जानते हैं, लॉ बोलता है, ठीक है। तो जैसे इसको कहेंगे बोलो बकरी, तो बकली बोलता है, बकली, तो बार बार बुलवाते हैं फिर भी वही, ठीक है। अब इसके बच्चे का नाम है इसकी अम्मी का नाम है लाली, ठीक है, इनको कहते हैं बोलो लारी, तो वो जो है ना यही बोलता है, इनको ये बुलवाते हैं और ये बोलता है, तो खूब एकदम हंसते हैं हम लोग भी बैठ करके, तो वो भी मजा लेता है, क्योंकि उनका जो है अभी कहेंगे ऐसा नहीं कि ये दोष है, अभी उनका विकसित नहीं हुआ, बड़ा होगा तो फिर वो जबान पलटने लगेगा, तो ये सब खूब बैठ करके बुलवाते हैं, अच्छा लगता है सुन करके। ऐसे ऐसे शब्द लाते हैं जो कि वो उच्चारण ना कर पाए, तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, फिर वो बोलने की कोशिश करता है, तो बैठ करके एक ही बात को 10-20 बार पूछते हैं, तो वो धीरे धीरे वैसे बोलता है। मतलब कुछ अंतर लगता है, हम बोल रहे हैं बकरी है, तुम बोल रहे हो बकली, बकली, वो फिर बोलेगा बकली, बकरी, बकली, कुछ अंतर लग रहा है इसमें, तो वो कहता है अंतर लग रहा है, लेकिन निकल नहीं पा रहा है अंदर से, ठीक है। हाँ, एक सेकंड, अब बोल रहा है तो बोलने भी नहीं दीजिएगा, आप लोग तो पूछिएगा नहीं कुछ। क्या हुआ? हाँ, तो बार बार वो जो है दोहराएगा, ठीक है, या एक शब्द को प्रॉपर नहीं कह पाएगा। अब ये आंख से, अच्छा, अब देखिए आप जो सवाल पूछ रहे हैं, तो आप जो अटक रहे हैं, ये लोग सोच रहे हैं इनको भी बोलने में दिक्कत आ रही है, इसीलिए ये लोग हंस रहे हैं, है ना। तो हाँ, हो सकता है इस तरह से। तो ये सब वर्ड होगा, ठीक है, हकलाना, बलबलाना, तुतलाना, या प्रॉपर सेंटेंस नहीं कह पाना, जो वो पूरा सेंटेंस बोलना चाह रहा है वो क्लासरूम में नहीं बोल पाएगा। अब निम्न में से कौन सा, ये था आपका बाधित, कौन कौन सा देखे, दृष्टि बाधित, ठीक है, श्रवण बाधित, वाक बाधित,
तो अलग अलग तरह के यहाँ पर देखें तो ये सब बच्चे होते हैं, इनको समायोजन के लिए किस तरह से शिक्षा दिया जाना चाहिए, कैसे पहचान की जा सकती है, इन चीजों को हमने देखा। अब क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन का नियम है, बताइए कौन सा होगा। ठीक है, तो समावेशन की बात करेगा तो भेदभाव नहीं करना है, एक जैसा अनुदेशन नहीं देना है, कृतिकरण और नामीकरण तो बिल्कुल नहीं करना है, ये तो प्रकृति के ही खिलाफ है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। इधर पीछे से, हाँ लास्ट वाले। अब 3 और 4 पर समस्या अटक गया है, देख लेते हैं। ए नंबर भी आ गया, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, घर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, फिर स्कूल क्यों बना है, उसे एक अलग संस्थान में रखने की जरूरत है, समावेशी शिक्षा इसकी कतई मंजूरी नहीं देगा, समावेशी प्रावधानों का पालन करने वाले नियमित स्कूल में जाना चाहिए। सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब है बिना किसी विशेष प्रावधान वाले नियमित स्कूल में डाल देना चाहिए ताकि उसकी स्थितियों से जूझने की क्षमता विकसित हो सके। तो कह रहा है उसको आदत लग जाए कि हमको देखने में दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, एक बार वो आदत लग जाएगा, कोई भी स्पेशल या विशेष प्रावधान नहीं किया जाएगा, जैसा है क्लासरूम में छोटा छाप करके ला रहा है, इस तरह से आदत बन जाएगा। 1-2-3 दिन दिक्कत होगा, 10 दिन 20 दिन, फिर लगेगा कि ऐसे ही चलता रहा, चलने दीजिए। तो क्या ये बात सही होगा? तो ऑप्शन नंबर क्योंकि कह रहा है कि समावेशी प्रावधान का पालन करने वाले, तो जहाँ पर समावेशी शिक्षा को लागू किया जा रहा है, उनको प्रावधान किया जा रहा है, जिनको देखने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, उन सब के लिए प्रावधान किया जा रहा है, ऐसे शिक्षा को ही कहेंगे आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे के लिए सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एक सेकंड, कोई नहीं बोलना है। हाँ आप बताइए, एक होगा पीछे से, हाँ क्या होगा? दो, 3, 4, 1 नंबर होगा। हम कह रहे हैं शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु। कैसा चुनौती है? शारीरिक रूप से। तो कल टेस्ट होना चाहिए क्या? तैयार है ना? फुल टेस्ट नहीं होगा कल, फुल टेस्ट लेंगे इस सप्ताह में, हो जाएगा फुल टेस्ट। सीडीपी का होगा कल। कल थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा सीडीपी का, ठीक है? नहीं, कल लेवल थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रिपेयर होके आना। पेंसिल दबा दिए क्या? ये क्वेश्चन था ना। देखिए, कोई 2, कोई 3, कोई 4 कह रहा था। कह रहा है शारीरिक चुनौती अनुभव करने वाले विद्यार्थियों को है समावेशन के लिए। तो अब शारीरिक चुनौती है, देखते हैं कोई फंक्शन काम नहीं कर रहा है, मानकीकृत पाठ्यक्रम का यूज नहीं करना है, बुनियादी पहुंच हो सकता है, अधिकारियों का स्थिर दृष्टिकोण, अधिकारी कहेंगे या शिक्षक कहेंगे, उसका जो दृष्टिकोण होगा, देखने का नजरिया होगा, सारे बच्चों का एक तरह का होगा, यानी स्थिर होगा, फिक्स होगा, कोई बदलाव नहीं करेगा। कोई भी बच्चा आ जाए क्लासरूम में वो फिक्स रहेगा। तो क्या ये ठीक होगा? विशेष स्कूलों में स्थापन,
तो फिर समावेशी की क्या जरूरत है। तो बुनियादी पहुंच का मतलब हुआ जो भी दोष है, जिस चीज में भी दोष है उसके अनुसार उसकी पहुंच, यानी वो चीजें क्लासरूम में होनी चाहिए। बच्चों या बच्चे को वो सुविधा मिलनी चाहिए जिनकी जरूरत है, तो वही है बुनियादी पहुंच। ठीक है, तो बेसिक नीड जो होगा बच्चों को वो दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा समावेशी अध्यापन का सिद्धांत नहीं है। पहला नहीं है या है, तो समता है। समानता से पहले बोले थे समता को वरीयता देना है। पृथकीकरण और नामीकरण तो ये अगेंस्ट है समावेशी शिक्षा का, ये गलत है, तो यही क्या होगा, क्योंकि पूछा है नहीं। बाकी विभिन्नताओं के अनुसार तंत्र अनुकूलन, यानी कि विभिन्नता के अनुसार जो है आप अलग अलग तरह के इक्विपमेंट क्लासरूम में लाएंगे समायोजन के लिए, अनुकूलन के लिए, बात तो सही है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अपनाना, इसको भी अपनाएंगे, ये बात भी सही है। तो जो गलत है वही सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा, जिनसे पूछेंगे वही जवाब देंगे। इधर से आप बताइए। बगल में कौन है, सद्दाम। आप बोलिए यहाँ से। हाँ आप भी बोल दीजिए। हाँ मौली साहब। ज्यादा भारी है क्या? हाँ बोलिए। श्रवणबाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो सुनने वाले के बारे में थोड़ा समझ वाला क्वेश्चन है। श्रवण बाधित बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। तो पहला वाला सुनने में तो ठीक ही ठाक है, अभी देख लेते हैं। सब 3-4 में फंसा हुआ उधर भी चले जाते हैं। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चे को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषाई साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। तो हमेशा क्या होगा, संकेतिक का ही उपयोग करना पड़ता है क्या? सिर्फ संकेत का जरूरत नहीं होता है, साइन लैंग्वेज का नहीं होता है, बोल करके भी होता है, स्पर्श करके भी होता है, बहुत चीजें होती है। तो ये नहीं कह सकते कि सभी के लिए यही होगा। तो ये ऑप्शन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। बच्चे के पास तेज आवाजें करके बच्चे की सुनने की अक्षमता का क्या लिखा है, विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप टेस्ट करेंगे तो खूब तेज आवाज करके बजा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी ठीक नहीं है उतना। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो कभी कभी दिमाग में चोट लगने पर, कोई नस चला जाने पर, कोई ऐसी घटना होने पर भी सुनने में दिक्कत आती है। तो हमेशा सिर्फ कान का ही रिलेटेड नहीं है, ये मस्तिष्क से रिलेटेड होता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये बात क्या है, अब देख लीजिए सबका गलत हो गया। तो श्रवण बाधिता बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अच्छे तरीके से वो बातचीत करने में क्या होगा, प्रभावित उसको कर सकता है। नहीं कर पाएगा अच्छे ढंग से प्रभावित, क्योंकि सुन नहीं पाएगा तो वो बोल भी नहीं पाएगा उतने अच्छे से, इसलिए कह रहा है उसको प्रभावित कर सकता है। ये बात क्या है, सही है। देख रहे हैं कितना घुमाया है। अब ये बात भी सभी को सही लग रहा होगा, क्योंकि ये कान से ही रिलेटेड होता है। लेकिन कान कहाँ है, मस्तिष्क में है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। हाँ, हमेशा नहीं रहता तो मान सकते थे। देखिए तो लास्ट क्वेश्चन, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना। चलिए, किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो। क्या जो भी है अभी वही टॉपिक है। इसके बाद वाला टॉपिक जो कल स्टार्ट करेंगे वो होगा लर्निंग डिसेबिलिटी। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया टेस्ट होगा कल। अच्छा, कल टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट क्लास में वही होगा जब भी होगा। तो हाँ 30 नंबर। तो कल का लेवल थोड़ा ठीक ठाक होगा। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर होके आइएगा। है किसी का डाउट? नहीं है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।